बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मलेरिया को एग्जाम्पल के तौर पे रख के साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से हमने मलेरिया की दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, दो प्रॉब्लम को स्टडी किया था। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है। इसको हमने पूरा साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके वजह का पता लगाया था और हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज होती है। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि वो प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो किस तरह से एक इंसान के ब्लड में एंटर हो जाते हैं, मतलब मलेरिया के फैलाव का सबब कौन सी चीज बनती है। तो हमने ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, हाइपोथेसिस की बुनियाद पर, डिडक्शंस की बुनियाद पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके जो रिजल्ट निकला उसमें हमने ये देखा था कि प्लाज्मोडियम जो है एक जगह से जो दूसरी जगह फैलता है या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है वो मॉस्किटोज की वजह से फैलता है। ठीक है, तो रोनाल्ड रोज ने हमें एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। उसने पहले एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया एक मॉस्किटो से, फिर उस मॉस्किटो को किल करके उसमें देखा कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना यही एक्सपेरिमेंट एक इंसान के ऊपर किया जाए जो हेल्दी है, कि पहले उसको मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया जाए उस मॉस्किटो को, फिर उसी मॉस्किटो को एक हेल्दी इंसान के ऊपर जो है ना वो करवाया जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये बहुत रिस्की था, तो उसने स्पैरो को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसने जो स्पैरो था जिसको मलेरिया था उसको एक मॉस्किटो से बाइट करवाया जिसका नाम था क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो भी फीमेल मॉस्किटो है और क्यूलेक्स मॉस्किटो उससे बाइट करवाया। फिर उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया, तो उसने देखा कि उस हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया जो है ना वो हो गया था। तो इस तरह से हमें पता चला एक तो प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की और मलेरिया के फैलाव का जो सबब है वो मॉस्किटो है। ठीक है, तो उसके बाद जब उसने स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया तो फिर साइंटिस्ट ने इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करवाया, यही एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमारे पास आज का यही टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो शुरू करवाए गए। ठीक है, तो सबसे आखिर में एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स टू टेस्ट दीज हाइपोथेसिस। मतलब ये जो हाइपोथेसिस था कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम में हमारे पास ये था कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, दूसरे में हाइपोथेसिस ये था कि मॉस्किटो जो है वो जो है ना सबब होते हैं प्लाज्मोडियम के एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का। तो वो इन एक्सपेरिमेंट्स, इन हाइपोथेसिस की बुनियाद पर फिर जो रिजल्ट आया उसकी बुनियाद पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया। एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसने 1898 में इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करवाया, वही एक्सपेरिमेंट जो रोनाल्ड रोज ने स्पैरो के अंदर करवाया था। तो उसने क्या किया जी, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इसने जो मैन था इल विद मलेरिया, ऐसा शख्स जिसको मलेरिया था, इसने उसको एक मच्छर से बाइट करवाया जिसको हम क्या कहते हैं जी, एनोफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज, इस मच्छर से बाइट करवाया और फिर इसने इसी मच्छर को, ठीक है स्टूडेंट देख लें इसको, ये वो बंदा था जिसको मलेरिया था, मतलब इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। ठीक है, इसको एनोफिलीज मच्छर ने बाइट किया, फिर इसने बाइट करने के बाद उसने उसी एनोफिलीज मच्छर को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी मैन को जो है ना वो बाइट करे। जब उसने हेल्दी मैन को बाइट किया, वही एनोफिलीज जिसने मलेरिया वाले बंदे को बाइट किया था, तो उस हेल्दी मैन को भी मलेरिया हो गया। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि मॉस्किटो ही सबब है एक से दूसरी जगह फैलने का और मलेरिया की जो वजह है वो हमारे पास क्या है जी, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने मैन इल विद मलेरिया को बाइट करवाया एनोफिलीज से, फिर उसी एनोफिलीज को बाइट करवाया हेल्दी मैन से, और उसने बाद में उस बंदे का जो ब्लड सैंपल लिया और उसको टेस्ट किया तो उसने देखा कि उसमें भी प्लाज्मोडियम था, इसका मतलब है उसको भी मलेरिया हो गया था। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने स्पैरो का पढ़ा था, तो स्पैरो वाला किस तरह से था, स्पैरो इल विद मलेरिया, ऐसा स्पैरो जिसको मलेरिया था। ठीक है, इसको रोनाल्ड रोज ने बाइट करवाया था क्योलेक्स से, क्योलेक्स फीमेल मॉस्किटो है ये भी। फिर उसने उसी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जो कि क्योलेक्स था, इससे बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो को। किसको जी, हेल्दी स्पैरो को।
समझ आ रही है बात की? जब उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया तो वही हेल्दी स्पैरो फिर क्या हो गया जी, उसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, स्पैरो गॉट मलेरिया, स्पैरो गॉट मलेरिया, तो उस स्पैरो को भी क्या हो गया जी, मलेरिया हो गया। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो एक फर्क याद रखना है, यहाँ स्पैरो के अंदर क्यूलिक्स फीमेल मॉस्किटो था और इंसानों के अंदर एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम के फैलने का, अल्टीमेटली मीन मलेरिया के फैलने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा एक टॉपिक था जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इस लेक्चर्स जो डिलीवर किए हैं वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, उसको हम बुक से रीड करेंगे कि हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, कि कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमारे पास स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के ऊपर, सेल्स की स्टडी जो है ना जिसमें हम करते हैं। तो आपको यहाँ से वर्ड से आइडिया हो रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो साइटोलॉजी हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, फंक्शन के बारे में पढ़ना, उसके जो भी पार्ट्स हैं उस सभी के बारे में पढ़ना, जिस बायोलॉजी की शाख में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास साइटोलॉजी है और हमारी ये बुक का पहला ऑप्शन है। ठीक है, साइटोलॉजी। दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें ये है द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। अब आपको पता है कि जिसमें हम विरासत के बारे में पढ़ेंगे, वो जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे पास कौन सी ब्रांच होगी जी, जेनेटिक्स होगी, और ये हमारा ऑप्शन है जी बी। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स या स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ रही है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जिसमें हम विरासत के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, जेनेटिक्स, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, उसमें क्या है कि इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। इंसुलिन हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, आप बताएं कि वो कौन सी टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, मतलब कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ये कर रहे होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बायो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल काम करना, और बायो और बायोलॉजी मीन या बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फायदे के लिए चीजें बनाना। तो यहाँ पर इंसुलिन हम बनाते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया से बनाते हैं, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इंसुलिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही दे रहे हैं। तो वो हमारे पास कौन सी फील्ड होती है जिसमें हम ये करते हैं, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी होती है। ऑप्शन बी ठीक है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं जी, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही चीजें बनाते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो हमारे तीसरे एमसीक्यूज का जो ऑप्शन ठीक है वो है बी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है चौथा, हार्ट पंप्स ब्लड, स्टोमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट्स। ठीक है, द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, मतलब ये जो काम हो रहे हैं कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है, दूसरे नंबर पे स्टोमक फूड को डाइजेस्ट करता है, और किडनीज एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट को। वो पूछ रहा है कि ये कौन सी ब्रांच में ये कर रहे होते हैं, तो ये फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, जिसमें हम आर्गन्स की स्टडी करते हैं, आर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी भी एक आर्गन है, स्टमक भी एक आर्गन है, ठीक है, हार्ट भी हमारे पास एक आर्गन है। तो जिसमें हम आर्गन्स की स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, फिजियोलॉजी, और ये हमारा ऑप्शन ए ठीक है चौथे एमसीक्यूज का। इसके बाद आपके पास पांचवा एमसीक्यूज है, वो ये है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको पता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की ग्रोथबंदी के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, टेक्सोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका ये ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है पांचवे का। इसके बाद हमारे पास जो छठा एमसीक्यूज है वो हम देखेंगे। छठे एमसीक्यूज में क्या कहा है जी उसने, व्हिच स्टेप्स कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो ये पूछ रहा है कि हमारा जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें हाइपोथेसिस
और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, एक स्टेप हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, उसके दरमियान वाला कौन सा होता है? तो स्टूडेंट सबसे पहला क्या होता है? रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तीसरे नंबर पे क्या होता है? हाइपोथेसिस। चौथे नंबर पे क्या होता है? डिडक्शंस। और पांचवें नंबर पे क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस के दरमियान में पूछा है, तो क्या आता है? डिडक्शंस। तो मेकिंग डिडक्शंस हमारा ये ऑप्शन ठीक है, मेकिंग डिडक्शंस, और ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ए है। ठीक है, छठे का। इसके बाद हमारे पास जो सातवां एमसीक्यूज है वो क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड। यहाँ पर जो चार स्टेटमेंट दी गई हैं वो कौन सी ऐसी है जो साइंटिफिक मेथड की नहीं है, ये मैं आपको बोल देता हूं साथ में। पहली स्टेटमेंट हमारे पास है कि इट रिलाइज ऑन एविडेंसेस। ठीक है, तो ये ठीक बात है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड रिलाय करता है एविडेंस पे। तो उसने कहा है कि हमने बतानी है जो नहीं ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है जी? बी, इट इन्वॉल्व्स फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो ये भी हम उसमें करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सी, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें कभी हाइपोथेसिस ठीक होता है और कभी गलत होता है। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था जो काम नहीं होता है। तो हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। तो हमारा जो सातवां एमसीक्यू है उसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है जी? हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। इसके जो लास्ट वाला डी है उसमें लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स रिगोरस टेस्टिंग। तो हम टेस्टिंग भी करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी साइंटिफिक मेथड में होता है। तो यही एक काम है जो साइंटिफिक मेथड में नहीं होता। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हाइपोथेसिस ठीक हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है, उसमें उसने पूछा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमारी जो गिवन कंडीशन है उसमें आपने बताना है कि स्टेप ऑफ जो सीक्वेंस है, जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं उनके बारे में बताएं। हमें वैसे पता है, पहला रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है, तीसरा हाइपोथेसिस होता है, चौथा डिडक्शंस होता है, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिर रिजल्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम का स्टेप है ही नहीं, तो फिर हम उससे अगले नंबर पे जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है? हाइपोथेसिस। फिर क्या होता है? सॉरी, ऑब्जर्वेशन होता है, फिर क्या होता है? हाइपोथेसिस। फिर क्या होता है? डिडक्शंस। और फिर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है जी? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शंस और फिर एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारे पास आठवें एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी नौवां, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया। कि वो लोग जो स्मोकी फायर मतलब धुएं के करीब सोते हैं उनको कम चांस होता है मलेरिया का। ऐसा क्यों होता है? आपने यहाँ पर स्टेटमेंट जो दी गई है उनमें से सही बतानी है। ठीक है, ये भी मैं पढ़ देता हूँ आपको। तो स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्या ऐसा होता है कि जो मॉस्किटोज के अंदर ब्लड होता है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, उसको किल कर देते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर। कि क्या ऐसा होता है कि फायर की वजह से, आग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए और प्लाज्मोडियम जो मौजूद है उनकी हवा के अंदर वो किल्ड हो जाता है? तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। देखिए ना, हम स्मोक की फायर के करीब सोते हैं ताकि मच्छर ना आए। ये नहीं है कि डायरेक्टली उसके ब्लड में जो है ना धुआं जाएगा और उसकी वजह से वो नहीं आता है। तो मच्छर टॉलरेट नहीं कर सकता है उस स्मोकी फायर, जहां पर धुआं होता है उसको सांस लेना, दम घुटना शुरू हो जाता है, तो वो वहां नहीं जाता है। तो इस वजह से जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं लोग उनको कम चांस होता है मलेरिया का। तो हमारा ऑप्शन यही ठीक है कि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, कि वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से वो वहां नहीं जाते हैं। ठीक है, इसका जो चौथा ऑप्शन है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि धुआं जो है ना उनके मॉस्किटोज के ब्लड के अंदर चला जाएगा और वो जाके उनको किल कर देगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो जहां पर धुआं होता है वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सांस लेना मुश्किल होता है और उनके लिए दम घुटने का सबब बनता है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है जी? हमारा जो एमसीक्यूज है, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर। ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो किसी भी साइंटिफिक मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक रिसर्चर के लिए किस मकसद के लिए जी, या किस किस फंक्शन के लिए उसका? तो पहला है जी ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट्स। तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है डिसप्रूव्स मेनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। एक रिसर्चर वहां से जो साइंटिफिक मेथड है उसमें से क्या हासिल करता है कि कभी उसका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है और कभी उसका हाइपोथेसिस डिसप्रूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। तीसरा ऑप्शन जो है इज श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस।
तो ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा श्योर हो कि उसको जो है ना हाइपोथेसिस ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, डी ऑप्शन है, गेट्स अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी। तो ये तो आम कॉमन सी बात है, कोई भी जो रिसर्चर होगा उसने लेबोरेटरी में तो काम करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है जी, बी ठीक है। डिस्प्रूव सम हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस गलत साबित होते हैं, एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, और कुछ हाइपोथेसिस सही साबित होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज के इस पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, साथ में आपको मैंने लिख के भी बताया है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए, और साथ में वर्ड भी बताए हैं जो उसमें सही आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी से समझ आ गया होगा। आपने जो लेक्चर भी हो उसको अच्छी तरह से बुक से रीड करना है और रवानगी के साथ पढ़ते रहना है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो भी बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह हाफिज।